बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाजिया हमीद है और मैं वॉन्ग के प्लेटफॉर्म पे आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज जो है एक लाइव सेशन करने वाले हैं डॉक्टर फवाद सुलेमान मिर्जा साहब के साथ, जो कि लसबेला के एक जाने माने डॉक्टर हैं और सेहत के हवाले से उनकी काफ़ी खिदमत हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि मौजूदा सूरत हाल और तालीमी सरगर्मियों के फुकदान के बच्चों पर क्या असरात हैं और हम उन असरात को लेकर उनका तदारुक किस तरह से करेंगे। तो आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि आजकल जो सूरत हाल है और जिस तरह बच्चे घरों में अपना टाइम गुजार रहे हैं और स्कूल बंद हैं और उनकी पूरी रूटीन एक मुतासिर हुई है। तकरीबन तमाम वालिदैन इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तो हम आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। मैंने जैसा कि आपसे अभी आपने सुना, मैंने जिक्र किया कि आजकल जो है वो सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा तनाव की है, लेकिन आज की सूरत हाल पे बात करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि ज़हनी दबाव क्या होता है और जब जहन की सूरत या जहन आपका रिलैक्स ना हो, दबाव की सूरत में हो, तो उसकी क्या क्या अलामत हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले वहाँ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक को मौजूद जो करंट सिचुएशन है उसको कंसीडर किया और ताकि उस पर बात की जा सके, ताकि लोगों को हम बता सकें। एंड थैंक यू सो मच मैडम, आपने टाइम स्पेयर किया इस कॉज के लिए, ताकि लोगों को हम थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से कुछ चीज़ों को बता सकें, समझा सकें। आपका जो सवाल था कि स्ट्रेस क्या है, ज़हनी दबाव किसे कहेंगे, तो सिंपल सी बात है कि जिस तरह हम स्ट्रेस कोई भी उस चीज़ को कहेंगे, उस फिनोमिना को कहेंगे जिसकी वजह से आपके माइंड पर, आपके जहन पर आप बोझ फील करें, खिंचाव फील करें, तनाव फील करें, राइट। तो स्ट्रेस उस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपके माइंड पर, आपके जहन पर जिसका जो असर है वो एक इस तरह से हो कि वो चीज़ आपके लिए एक बर्डनसम हो, कि उसका सामना करना आपके लिए मुश्किल हो। तो फिर उस स्ट्रेस की तरह तरह की अलामात हैं। उस स्ट्रेस की अलामात में परेशानी, घबराहट हो सकती है, या कुछ लोग उसमें सैड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये कुछ स्ट्रेस की अलामात हैं जो स्ट्रेस मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि जो है वो स्ट्रेस या दबाव क्या चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, इस चीज़ को हम इस तरह से लिंक करते हैं कि जो स्ट्रेस है या जो जहनी दबाव है वो किस तरह आपकी कारकर्दगी को मुतासिर करता है। मतलब अगर हम रोज़मर्रा की जैसे एक्टिविटीज़ देखें, उनमें हम किस तरह से उसमें कमी देखते हैं या उनको मुतासिर होता हुआ देखते हैं, और ख़ासतौर पर जो हमारी इल्मी सरगर्मियाँ हैं उनको जो ज़हनी दबाव है वो किस तरह से मुतासिर करता है। जी, ये एक अच्छा सवाल है कि स्ट्रेस का बिल्कुल आपकी सोच पर, सोच के साथ एक ताल्लुक़ है। स्ट्रेस का आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो सोचने की सलाहियत है, उस पर बड़ा गहरा असर होता है, राइट, जब हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं। और दूसरी बात, मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँ कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जो भी दुनिया में इंसान है उसे ज़हनी दबाव ज़रूर ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर होता रहता है। किसी को डेली बेसिस पर स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो किसी को 2-3 दिन में, या किसी को महीनों सालों में स्ट्रेस का सामना, अगर कोई इंसान है और उसमें अच्छी सोचने की सलाहियत है तो उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, राइट। अब जब इस स्ट्रेस की सिवियरिटी, इंटेंसिटी, शिद्दत बढ़ जाती है तो इससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी असरअंदाज होती है। जैसा कि अब मैं स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा कि जब सोचने की, समझने की सलाहियत मुतासिर हो जाए, जब हमें चीज़ों को याद करने में मुश्किल हो, राइट, कि जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, जब आपकी दिलचस्पी कम हो, राइट, या इसके अलावा आप छोटी छोटी बातों पर आपकी बर्दाश्त की जो सलाहियत है, या प्रॉब्लम्स को फेस करने की, कि मैं किस तरीके से प्रॉब्लम को कैसे हल करूँगा या करूँगी, राइट, स्ट्रेस की वजह से इस तरीके से हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुतासिर होती है कि हमें फ़ैसले करने में दुश्वारी होती है, हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में दुश्वारी होती है, समझ नहीं आती। कभी कभार हम कहते हैं कि वो बैठा तो दोस्तों के साथ होता हूँ लेकिन जहन मेरा कहीं और चल रहा होता है, या इसके साथ हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, जो फ्रिक्वेंटली कंप्लेंट्स आती हैं लोगों की। इसके अलावा हम कहते हैं कि यार
پہلے میں ان ایکٹیویٹیز کو انجوائے کرتا تھا, مجھے فٹ بال کھیلنے میں مزہ آتا تھا, یا اس کے علاوہ مجھے اپنے ورک پلیس پر مزہ آتا تھا, لیکن اب آج کل نہیں آ رہا. تو اس طریقے سے اسٹریس ہماری روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے بتایا کہ ہماری بہت ساری معمول کی سرگرمیاں جو کہ اسٹریس سے متاثر ہوتی ہیں, تو عموماً ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ہم اس چیز کو قبول نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کسی ذہنی دباؤ یا تناؤ کا شکار ہیں یا ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو بحیثیت ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنڈیشن کس طرح کی ہو یا صورتحال کس حد تک خراب ہو تب ہمیں کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا بڑا اچھا سوال ہے. اس کا میں یوں جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, جس طرح یہ میری اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ سائنس کی اسٹیٹمنٹ ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے سوچ کی وجہ سے یا آپ کے رویے کی وجہ سے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ذاتی پرسنل لائف یا آپ کی جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہ لائف یا جہاں پر سماجی آپ کے ریلیشنس ہیں اگر ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کرنا چاہیے. ادروائز WHO کی ابھی ریسنٹلی 2019 میں عالمی ادارہ صحت نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہر تیسرے سے چوتھا انسان دباؤ کا شکار ہے. رائٹ, آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا, ایون خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ سر پر دوپٹہ باندھ کر گھوم رہی ہوتی ہیں. رائٹ, یہ اسٹریس ٹائپ ٹینشن ٹائپ ہیڈک کی ایک بڑی کامن سی پریزنٹیشن ہے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کو ہیڈک ہو رہا ہوتا ہے. یہ اور پریزنٹیشن اس طرح ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ معدے میں ہمیں کوئی گیس ہے جو سر پر چڑھ رہی ہے, یا اس کے علاوہ یہاں پر کوئی چیز ہے جو تنگ کر رہی ہے. تو اس طرح اسٹریس کی بہت ساری مینیفیسٹیشنز ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے آپ کے سوچ یا رویے کی وجہ سے یا فکر کی وجہ سے, اور آپ زندگی کی ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے نہیں نبھا رہے جس طرح آپ پہلے نبھایا کرتے تھے, تب آپ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز آپ خود سے مینیج کر سکتے ہیں, اس کے کچھ الگ سے طریقے ہیں. اگر کبھی اس پر ٹائم ملا تو ہم بات کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے وہ کیفیات بتائی جو کہ عموماً ہم نوجوانوں میں یا کچھ ایک مخصوص ایج کے لوگ ہیں. اب ہم تھوڑا ایج گروپ کی بات کرتے ہیں جو کہ ابھی ایڈولسنس میں نہیں ہے. تو کیا کوئی بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, وہ بھی تناؤ میں کا شکار ہوتے ہیں, وہ کس چیزوں کو لیتے ہیں سیریس لیتے ہیں, یا وہ کبھی نہیں ہوتے, ان کا جو ڈپریشن الگ ہوتا ہے یا وہ واقعی ڈپریس ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل, اس سوال کا میں یوں بتانا چاہوں گا کہ ڈپریشن عمر کے کسی بھی حصے پر ہو سکتی ہے. رائٹ, کہا یہ جاتا ہے کہ سائنس نے یہ کہا ہے کہ پہلی دفعہ ڈپریشن عموماً زندگی میں تب ہوتی ہے جب بچے کو ماں کے دودھ سے الگ کر دیا جاتا ہے. رائٹ, جس بریسٹ سے وہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے اگر اس سے الگ کر دیا جائے تو اس صدمے کا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. رائٹ, لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن کتنے ڈیز تک رہتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ زندگی میں, اب اس کی ایک اور ایگزامپل میں یوں دینا چاہوں گا, جب انسان پیدا ہوتا ہے, جب وہ جیسے ہی ڈیلیور ہوتا ہے تو فرسٹ تھنگ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کرائے کرتا ہے. بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی روتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آگے بھی اسے کرائے کرنا پڑے گا. تو چائلڈ ہوڈ ڈپریشن بہت کامن ہے, 2 سے 4% تک بچوں میں ڈپریشن کامن ہے. 6 سے 7 سال کے بچے میں نے اپنی او پی ڈی میں خود دیکھے ہیں کہ وہ ڈپریشن کی علامات کے ساتھ آتے ہیں, جن کو اسٹریس کی جن کو شکایت ہوتی ہے, سر درد کی شکایت کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ معدے سے ریلیٹڈ وہ کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو کمفرٹیبل کر کے پوچھتے ہیں تو تب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اداس رہتے ہیں, سیڈ رہتے ہیں. تو ڈپریشن عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے, لیکن جو اس کے لیے کامن ٹائم پیریڈ ہے وہ کہتے یہی ہے کہ 25 to 40 ایئرس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس میں سب سے زیادہ کامنلی لوگوں میں ڈپریشن کا آنسیٹ آ جاتا ہے. اچھا, تو یہ آپ نے بڑی ایک اچھی معلومات شیئر کی کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان میں, میرا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ شاید وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. تو جیسے ابھی آپ نے بتایا تو اس کا مطلب ہمارا ابھی جو ٹارگیٹ ہے وہ چھوٹے بچے بھی ہیں جو اس وقت اسکول نہیں جا رہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسکول بند ہے اور بچے جیسے ہی وہ 5 سال یا 4 سال کے ہوتے ہیں تو وہ ایک سرٹن روٹین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, جس میں اسکول جانا, پھر ٹیوشن کے لیے جانا, تو ایک ڈسپلنڈ لائف ہو جاتی ہے ان کی تھوڑی. لیکن آج کل ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے موبائل یوز کرنے کا کوئی مخصوص ٹائم ہے. تو آپ کے ایکسپرٹ اوپینین میں یہ بات ہے کہ اگر ہم ایک سرٹن روٹین کو فالو نہ کریں اور ہماری جو ڈیلی لائف کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں یا روٹین ہے وہ کس طرح سے ہمارے ڈپریشن کو بڑھاتی ہیں یا کم کرتی ہیں؟ ایگزیکٹلی,
सबसे पहले तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन में रिजल्ट करे। स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों को मतलब तरह तरह की मुख्तलिफ कैफियत होती हैं। तो डिपेंड करता है कि उस इंसान में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, उसकी विरासत में कौन सी डिजीज़ का असर है, एक बात। दूसरी बात ये है, आप बिल्कुल सही कह रही थी कि जब रूटीन आउट हो जाती है तो उससे इंसान की जहनीत पर, उसकी नफ्सियात पर उसका गहरा असर होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बच्चों के सोचने समझने की सलाहियत है, स्टडीज़ ये कहती हैं कि एक इंसान को मैच्योर होने में तकरीबन 22 से 23 साल लग जाते हैं कि उसका इंसान का ब्रेन कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है। अब मैच्योर के समझने की सलाहियत, मैच्योर उसे आप कहेंगे जब आप कंसिक्वेंसेस के इस अमल का ये रवैया होगा कि अगर मैं ये काम करूँगा इसके कंसिक्वेंसेस ये होंगे, कि बाद में उसकी आने वाली चीज़ों को कंसिक्वेंसेस के उसके क्या होंगे, राइट। तो बच्चों के हवाले से बच्चों को इतना कंसिक्वेंसेस का नहीं पता होता, वो कंसिक्वेंसेस को नहीं समझते, वो फ़ौरन से कोई चीज़ करना चाहते हैं। अब जब आप लॉकडाउन की सिचुएशन में आते हैं या ऐसी अनसर्टन कंडीशन में जिसके बारे में दुनिया को खुद भी इतना इल्म नहीं है, जैसा कि करंट सिचुएशन में अगर हम कोरोना वायरस से रिलेटेड बात करते हैं तो बहुत सारे लोग, इवन साइंस खुद भी परेशान है कि ये अभी तक उसके बारे में उन्होंने कोई एक्सपर्ट की दवाई नहीं बनाई, जिसकी वजह से बड़े परेशान है। तो अब इन परेशानियों को देखते हुए, रूटीन आउट होने की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँ बच्चों में कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं। सबसे पहले अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है। वो इसी एंजाइटी की कंडीशन में कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, राइट। फिर जब सुना जाता है कि एक्सेसिव डेथ्स हो रही है इसकी वजह से, या एक्सेसिव लोग परेशान हैं, या टीचर्स खुद परेशान हैं, और इन सारी चीज़ों का भी हमारी या बच्चों की नफ्सियात पर गहरा असर होता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ेपन का बच्चे शिकार रहते हैं, उनका इतना दिल नहीं करता, राइट। पेरेंट्स को तंग करना है, इसके अलावा आउट ऑफ रूटीन, ये सारी कुछ बिहेवियरल कंप्लेंट्स हैं जो बच्चों में फ्रीक्वेंटली इस लॉकडाउन के पीरियड में देखी गई हैं। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चे जो है वो चीज़ों के जो रिजल्ट्स होते हैं उस पे उनका इतना नहीं होता, तो अगर जैसे आपने बताया कि बच्चे भी इस सूरत हाल को उसी तरह से ले रहे हैं और इसी तरह से परेशान है जिस तरह की कोई बड़े, क्योंकि ये यकीनन हर एक के लिए एक पहला मौका है कि इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त जो वालिदैन के दरमियान एक डिस्कशन होती है इस पैंडेमिक के हवाले से या कोरोना वायरस के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि हमें बच्चों को किस हद तक इस सूरत हाल से अवेयर रखना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव नॉलेज जैसे हमारे लिए भी एक तरह से टेंशन का बायस बन रही है या डिप्रेशन का, तो क्या इतनी ही एक्सेसिव नॉलेज बच्चों को भी होनी चाहिए या उनको हम सिर्फ सरफेस नॉलेज दें? क्योंकि वालिदैन का जो डिप्रेशन है वो जो है वो बाय डिफॉल्ट बच्चों में भी वो डिप्रेशन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि हम आपस में हर वक्त इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि हम इसको अवेयरनेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके कितना नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये एक बहुत ही अच्छा और गहरा सवाल है जिसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आई विल जस्ट ट्राई टू मैनेज। कि सूरत हाल ये है कि देखें, याद रखें कि दुनिया में कोई भी चीज़ आती है वो मुस्तकिल नहीं रहती। एक बात, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट से चीज़ों को देखना चाहिए। अब होता ये है कि पहले से अंदर मायूसियाँ चल रही होती हैं, उदासियाँ चल रही होती हैं, फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कहते वो हैं कि जिसके जहन में मायूसी हो तो उसको चीज़ें मायूस नज़र आती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हाँ, थोड़ा-सा हम रोशनियों की तरफ फोकस करें, थोड़ा-सा खुशहाली की तरफ फोकस करें कि चीज़ें बेहतर होंगी आहिस्ता-आहिस्ता। अब जो कोरोना वायरस से रिलेटेड 2-3 महीने पहले की जो सिचुएशन थी, इस वक्त तो वो नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि फिगर्स, इवन मेरे एक उस्ताद हैं जो फ्लोरिडा में यूएस में, तो उन्होंने कहा कि अब फिगर्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई हैं, राइट। तो सबसे पहले अपने आप के सवाल की तरफ आता हूँ कि बच्चों को बताने से पहले सबसे पहली जो चीज़ है, आपने उनको रीअश्योर करना है। क्योंकि मैं इस वक्त खुद भी बच्चों की और एडोलेसेंट की फील्ड में काम कर रहा होता हूँ, तो मैंने यही सीखा है कि सबसे पहले आप रीअश्योर करें, यकीन दहानी कराएं कि खैर होगी, परेशान ना हो, राइट। कभी कभार हमारे अल्फाज, हमारे जुमले, हमारा रवैया, उसमें खुद एंजाइटी भरी होती है। हम खुद इतना परेशान होते हैं कि बच्चे उसको देखकर खुद परेशान हो जाते हैं। इंसान से भी वेव्स निकल रही होती हैं, पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं, नेगेटिव वेव्स भी निकलती हैं। तो अमूमन जब हम एंजाइटी में होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है और वो सामने वाले इंसान को असरअंदाज करती है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त जो है वो फिगर्स के पीछे हों कि कितनी डेथ्स हुई हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, राइट।
جو CDC की वेबसाइट है, जो ऑथेंटिक साइंटिफिक वेबसाइट है, उन्होंने कहा है कि आप कोशिश करें सिर्फ दिन में 2 दफ़ा आपने न्यूज़ देखी और आपने 5 से 10 मिनट तक की आपने खबर देखी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद आपने न्यूज़ को बंद कर दिया। ज़हन पर हर वक्त इस चीज़ को सवार नहीं करना चाहिए कि कितनी डेथ्स हुई है, मैं इसको फॉलो करूं और ये सारी चीज़ें, तो उसको छोड़ें। इसका जो काम है वो अपने काम को ठीक मकसद से करे। मीडिया भी अपना जो है वो रोल सेंसिबल तरीके से अदा करे कि लोगों में खौफ व हिरास पैदा ना हो, और लोगों को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हर वक्त उन्होंने इन अपडेट्स को नहीं देखना, क्योंकि जब लोग खुद परेशान होते हैं तो उसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। और कि अब ऐसा ना हो कि इस पेंडेमिक का या इस वबा का बच्चों के ज़हन पर गहरा असर रह जाए, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी आगे की कारकर्दगी इससे मुतासिर हो। तो जो काम की जो ऑथेंटिक आपको लगे इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक मुलायम तरीके से अगर आप ज़रूरी समझें तो आप बच्चों को बता सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ सरफेस नॉलेज ही काफ़ी है, जिसमें वो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस वगैरह को फॉलो करें, आइडेंटिफाई कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, और ज़्यादा फोकस जो आपका हो वो अमल पर हो, प्रैक्टिकल पर हो, बजाय इसके कि मैं बैठा रहूं और सोचता रहूं कि कोरोना वायरस कब आकर मेरी जान ले या मुझे बीमार कर दे। इन चीज़ों को छोड़कर जो आपको SOPs गवर्नमेंट ने बताई हैं, सारी चीज़ें वेल डिफाइंड हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, आप उन पर अमल करते जाएं और चीज़ों को उस हिसाब से चलने दें। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अगर कोई के साथ नहीं जाएंगे तो फिर वो हमारे लिए बजाय आसानी के। तो डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम एक सवाल उठता है कि अक्सर मीम्स भी मैंने इस पे सुनी है, हम लोग में बच्चों को बड़ी सख्ती से मोबाइल और लैपटॉप और आईफोन वगैरह से मना करते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है कि हर चीज़ शिफ्ट हो चुकी है, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं और बच्चे जो है वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा गुजार रहे हैं। तो पहले यही चीज़ें जिनको डिस्करेज किया जा रहा था कि आप स्क्रीन टाइम पे कम से कम रहें, लेकिन अब ये एक तरह से बच्चों की रूटीन। इंटरनेट की अनस्टेबिलिटी की वजह से मैंने आपकी बात पूरी नहीं सुनी, मुझे बताइएगा। मैं सॉरी रिपीट कर देती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, या हम इससे पहले अपने बच्चों को हमने देखा है कि स्कूल में जो है वो मोबाइल फोन्स या स्क्रीन टाइम को बड़ा डिस्करेज किया जाता था, और ज़्यादातर जो है वो हम उनको इन चीज़ों से मना करते थे। लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल चेंज हो गई है, तो अब हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की वजह से या किसी न किसी तरह से, जैसे पेरेंट्स को अगर बच्चे घरों में किसी और एक्टिविटी से तंग कर रहे होते हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो बच्चे जो है वो मोबाइल के साथ टाइम गुजारें। तो अब मतलब अब मेरा सवाल तो ये आपने पहले भी इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि हम कम से कम उस टाइम को मिनिमाइज करें। वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है वालिदैन को इस सूरत हाल में, जबकि पेरेंट्स खुद भी मोबाइल के साथ घूम रहे होते हैं। तो इसको प्रोडक्टिव किस तरह बनाया जा सकता है? पहले तो ये कि मिनिमाइज करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद इसको प्रोडक्टिव कैसे किया जा सकता है, यानी अगर स्क्रीन टाइम है भी तो भी वो कम से कम यूजफुल हो और वो बच्चों को कोई ना कोई फायदा दे रहा है, रादर देन उनके टाइम को वेस्ट कर रहा है। जी, अच्छा, इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि मोबाइल टाइम को मना क्यों किया जाता है, डिस्करेज क्यों किया जाता है, उसके नीचे जो साइंटिफिक बेसिस हैं, कहा यह जाता है कि वो बच्चे जो मोबाइल पर जो गेम्स देख रहे होते हैं या जो वीडियोस देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन के साथ लंबा आंसर देना चाहूँगा, ठीक है? फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितना मोबाइल बच्चे देख रहे होते हैं, राइट, कि अगर बच्चे की एज 2 साल है या 3 साल है या 4 साल है, व्हाटएवर, मैंने कहा कि दिमाग को मैच्योर होते हुए अराउंड 22-23 इयर्स लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कैसी है, उनके विरासती अवामिल कैसे हैं, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि जो दिमाग, जो जहन मोबाइल देख रहा होता है, उसमें मैच्योरेशन और डिले हो जाती है। उसमें जी जो सेरिब्रल मैच्योरेशन उसे कहते हैं, स्क्रीन देखने की वजह से वो डिले हो जाती है, क्योंकि गेम्स देखना या इसके अलावा वो पॉइंट्स देखना या इसके अलावा वो चीज़ें मोबाइल में देखना जिसमें आपका ब्रेन एक्टिवली यूज नहीं हो रहा होता, वो आपके ब्रेन की ग्रोथ को डिले कर देती हैं, राइट। अगर इसी स्क्रीन में अगर आप अपने जहन को लड़ा रहे हैं या कोई एकेडमिक ऐसी एक्टिविटी देख रहे हैं जिस पर आपका जहन काम कर रहा है, फोकस्ड है, तो वो यूजफुल है, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट कैन डैमेज योर आईज,
राइट। ओके, कि स्क्रीन, सही। हाँ, एक्सेसिव जो मोबाइल टाइम है या जो स्क्रीन टाइम है या लैपटॉप का टाइम है या टीवी स्क्रीन का है, जी, उसको थोड़ा सा रिड्यूस रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूरी के तहत जी। जी, डॉक्टर साहब आप हमें सुन रहे हैं? हेलो? मेरे ख्याल से इंटरनेट में एरर आ गया थोड़ा-सा था। जी, 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 आप कंटिन्यू करें अपनी बात, अब आपकी हाँ, आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब। तो जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा कि मैंने बताया कि जो दिमाग की मैच्योरेशन है वो डिलेड हो जाती है। लेकिन कुछ ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि इस वबा के दौरान स्क्रीन पर जो है वो क्लासेस लेना ज़रूरी हो गई हैं, तो उसमें डिस्करेज ना किया जाए। स्क्रीन पर बच्चों को ज़रूर क्लासेस अटेंड करवाई जाएँ, क्योंकि वो एक्टिव अच्छा, लर्निंग होती है, राइट? लर्निंग की भी 2 अक़साम है, एक एक्टिव है, एक पैसिव लर्निंग है। तो जो चीज़ें ओके, वो बच्चे एक्टिव, हाँ, के क्लासेस को वो अटेंड कर रहे हैं, इसके अलावा उनकी एक्टिविटीज़, तो दिस इज़ फाइन इनफ। लेकिन इसके अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चे गेम्स खेल रहे हैं या इसके अलावा कोई ऐसी पॉइंट सुन रहे हैं या जिसमें उनका ज़हन इतना यूज़ नहीं आ रहा, तो उसको नहीं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। 30 टू 45 मिनट्स तक उसको मिनिमम आप कर सकते हैं। अमेरिकन ठीक है, अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि 1 साल से नीचे के बच्चे के लिए नो स्क्रीन। याद अच्छा, रखें, 1 साल से नीचे के बच्चे के लिए नो स्क्रीन। उसके बाद के जो बच्चे हैं उनको आप 30 मिनट्स तक स्क्रीन दिखा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, लेकिन उसमें भी एक रूटीन सेट हो कि रात को 8 से लेकर 8:30 बजे तक आपका स्क्रीन टाइम है, उसके बाद फिर स्क्रीन टाइम नहीं है, राइट? और जो लोग मुसलसल स्क्रीन देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मुझे 5 घंटे स्क्रीन देखना है, तो 2 घंटे हुँ, बाद मुझे चाहिए कि मैं थोड़ी-सी ब्रेक ले लूँ 10-15 मिनट की, जिसमें मैं स्ट्रेच करूँ, डीप ब्रीथिंग करूँ, खुद को रिलैक्स करूँ, या मैंने चाय पी ली उसके बाद फिर आकर मैं स्क्रीन जॉइन करूँ। मुसलसल अच्छा, देखना इट कैन बी वेरी डैमेजिंग। अच्छा, गुड। तो ये भी आपने एक बड़ी अच्छी नॉलेज शेयर की कि बच्चों 1 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल स्क्रीन से कुछ बिल्कुल भी इन टच नहीं होना चाहिए और उसके बाद भी लिमिट्स के साथ जो है वो होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हम जैसे देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि स्क्रीन टाइम जो है उनके बच्चों की सेहत, दिमागी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि बच्चे वही करते हैं जो कि बड़े कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी से कहूँ कि आप मोबाइल यूज़ ना करो, उसके बाद मैं मोबाइल पकड़ लूँ, तो वो कभी भी मोबाइल नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर यकीनन पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज आपकी तरफ से बनता है कि ये जितने भी जो इफ़ेक्ट्स हैं स्क्रीन टाइम के, ये सिर्फ़ बच्चों के लिए हम बात कर रहे होते हैं कि उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन बड़ों के लिए भी तो माता-पिता कोई आज़ादी नहीं है कि वो जब चाहें, जिस वक़्त चाहें और स्क्रीन टाइम के साथ रहें। तो ये स्क्रीन टाइम बच्चों में तो डिप्रेशन पैदा करता ही करता है। तो आप समझते हैं कि क्या बड़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनकी यकीनन दिमागी और जिस्मानी सेहत दोनों को मुतासिर करता हाँ, है? एग्जैक्टली देखें, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है कि दिमागी, ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों को स्क्रीन टाइम इस तरह मुतासिर करता है। जिस्मानी सेहत की अगर हम बात करते हैं, पहले लोग एक्टिविटीज़ किया करते थे, वे ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ ये था कि मुझे चलकर जाना पड़ता था अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए, अब मैं बैठे-बैठाए कम्युनिकेट कर लेता हूँ, राइट? चलें, मुझे सहूलत तो दे दी है कम्युनिकेशन ने, लेकिन इसके अलावा अब मेरा बैठे-बैठे वज़न बढ़ रहा है, राइट? बिल्कुल, सही। अब जब, हाँ, वज़न बढ़ना आप ऐसे समझिए कि डायबिटीज़ की तरह है, शुगर की बीमारी की तरह है, जिसको कहते हैं मदर ऑफ इलनेसेस, राइट? और एक दूसरी रीसेंट स्टडी अभी मैं पढ़ रहा था कि 2030 में दुनिया में आधे मर्द मोटे होंगे। ये अंग्रेज़ की स्टडी है, वेस्ट की, राइट? अच्छा, कि 2030 में दुनिया के आधे मर्द, जो मर्द हज़रात हैं, जो मेल्स हैं, वो मोटापे का शिकार होंगे, जिसमें सेंट्रल ओके, ओबेसिटी, जिसमें पेट का निकलना बहुत कॉमन है, ओके, राइट? तो कहने का मकसद ये है कि अब जब साइंस एडवांस हो गई है, इसकी वजह से लोग इतना मूवमेंट नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ भी डिक्लाइन हो रही है, राइट? उसकी सही। वजह, इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी डिक्लाइन हो रही है कि इट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ एडॉप्टिंग स्ट्रेस। ठीक है कि वो लोग मुसलसल आधे घंटे तक स्क्रीन देख रहे होते हैं, 1 घंटे तक। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हमने अपनी आदत बना ली है कि हमने खाना खा लिया, फ़ौरन पॉकेट में हाथ चला जाता है और हमने स्क्रीन देखना स्टार्ट कर दिया और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना कीमती वक़्त ज़ाया हो रहा है, राइट? तो बिल्कुल। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह देना चाहूँगा, अगर मैं अपने बच्चे को या बेटी को मना करता हूँ कि तुमने स्क्रीन, शी इज़ जस्ट 10 मंथ्स नाउ, मैं एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा। और कल ही
टीचर भी स्क्रीन टाइम पर यही बात कर रही थी, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि दिमाग की डेवलपमेंट लेट हो जाती है। तो स्ट्रेट अवे आई टोल्ड माय वाइफ कि अब इसको हम स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, थोड़ी भी स्क्रीन नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसने भी अडॉप्ट कर लिया था कि स्क्रीन के साथ कोई भी चीज़ अगर आपने इसको वीनिंग के मुंह में डालनी है तो स्क्रीन आप दिखाएं। लेकिन नहीं, अगर आप एफर्ट करते हैं तो चीज़ों ज़रूरी नहीं है आप स्क्रीन पर ना खुद डिपेंडेंट हो ना अपने बच्चों को डिपेंडेंट कराएं। आप सिर्फ ये देखें कि आपके लिए फ़ायदेमंद कितनी है स्क्रीन और कितने टाइम तक आपने स्क्रीन को देखना है, उसके बाद आप इसको कट ऑफ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी आपकी एक नसीहत है कि वो भी स्क्रीन टाइम को जो है वो महदूद करें, ताकि जी अच्छा, ताकि जो है वो जी जी डॉक्टर साहब प्लीज हाँ बोलें। हाँ, साइंस की तरफ से सजेशन आती है, नसीहत बुजुर्गों का काम है। हमारी जो सजेशन है, अब लोग उस पर अमल करें या ना करें तो ठीक ये है उनकी फिर आप हाँ, नसीहत बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो हमारी तरफ से तजवीज़ सजेशन है। जी हाँ, एग्जैक्टली तजवीज़ है ये। सजेशन है कि आप बिल्कुल जो है वो अपना स्क्रीन टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो कम से कम चीज़ों से दूर हैं, तो आप सबसे पहले यस, आपको खुद अमल करना पड़ेगा। खुद डॉक्टर अमल साहब करना मैं पड़ेगा। जी आपका हाँ माशाल्लाह इतना स्क्रीन टाइम गुजरता है आपके सेशंस के हवाले से, तो आपकी बेटी मुझे नहीं लगता कि वो आपको आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको स्क्रीन से दूर करने की। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पीरियड में जितने भी मेरे सेशंस हैं, मेरे जितने भी तकरीबन अराउंड कोई 3 to 4 मेरे सेशंस होते हैं जो मुझे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो वो सारा कुछ जूम के थ्रू ऑनलाइन ही हो रहा होता है। तो इसकी एक एग्जांपल बचपन में एक आपको याद होगा पीटीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आती थी कि फादर सिगरेट पी रहे थे तो बच्चे ने अपना कलर पेंसिल मुंह में डालकर उसको जलाने की कोशिश की, आपको याद होगा कि हाँ, ये हमारे बचपन की बात है। तो इसमें कहना ये चाहूंगा कि जब बड़े स्क्रीन देख रहे होते हैं, राइट, तो ये पैगाम बच्चों को भी जाता है, वो ये समझते हैं कि जो बड़ा काम कर रहा है वो चीज ठीक है। अब अक्सर कहते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा, राइट, बदतमीज बन गया है। अब उससे ये पूछा जाए कि बच्चे ने सीखा कहाँ पर, हो सकता है कि उसने आपको या किसी और को देखा होगा, किसी बड़े को देखा होगा। तो इसी तरह से बच्चे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कह रहे होते हैं। ये एक आपने एक इजाफी मालूमात हमें फराहम हाँ की, और ये यकीनन हम जानते हैं कि हम बच्चों को कह के कभी बात नहीं सकते। जी डॉक्टर साहब जी बोले। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट मैं बात ये करना चाहूंगा कि अक्सर लाशऊरी तौर पर अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड वाइफ जो अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये भी मैं मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई, कोई मारा गया है, या इसके अलावा कोई व्हाटएवर कोई भी अगर रीजन है, तो कोशिश करें कि उस चीज को प्राइवेसी में जाकर थोड़ा सा अलग से जाकर उस चीज को डिस्कस किया जाए, फिर सोचा जाए कि बच्चे को कैसे कन्वे करनी है, राइट। हो सकता है कि देखें बहुत सारी चीजें अच्छा जेनेटिक जीन्स में आती हैं, विरासत में आती है कि पेरेंट को, फादर को अगर कुछ परेशानी घबराहट की शिकायत है तो विरसे में बच्चे को वो चीज मिल गई, राइट। अब जब फादर को पता चलता है कि उसके सही कजन की डेथ हो गई तो उसका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है, घबरा जाता है, राइट। अब आप खुद सोचें कि वो घबराया हुआ फादर अगर अपने बेटे या बेटी को बताएगा तो उस पर क्या हो रहा होगा। तो इन चीजों को डिले करना चाहिए, एग्जैक्टली कि कोई भी स्ट्रेसफुल जो न्यूज होती है पहले सोचें कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से कन्वे करूं, उसके बाद फिर अगर आप जरूरी समझे तो आप कन्वे करें। वेरी जी गुड। बिल्कुल, बतौर वालिदैन या पेरेंट्स हमारे ऊपर बच्चों की जो जज्बाती नशोनुमा है या उसकी इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसके भी हम जिम्मेदार हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम सिर्फ उनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं या उनके नान नफ़्के के जिम्मेदार हैं, और यस हम अनजाने में उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है या इमोशनल एक तरह से उनकी जो तरबियत है वो हम उस तरह से नहीं कर पा रहे होते, और हम अपनी तमाम परेशानियां और अपनी जितने भी मसाइल हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनके अंदर मुंतकिल कर रहे होते हैं। तो जिस तरह फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा आज की सूरत हाल की तरफ ले आते हैं कि आजकल जो मायूसी है, और हमारी एक साथी ने सवाल भी किया था कि बहैसियत नौजवान अगर मैं आज की सूरत हाल को लेकर थोड़ा सा मायूस हूँ या परेशान हूँ, और मैं अपने मुस्तकबिल को के हवाले से इतना पुरुमीद नहीं हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि आगे मैं क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी गैप आ गया है चीज़ों में। अब बच्चों की को दोबारा ट्रैक पर लाना और उनको उस रूटीन पर लाना एक चैलेंज है इस वक्त, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और खुद बच्चों के लिए भी। तो
اب ہم تھوڑا ان کے کنکلوژن کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ اب ان چیزوں کے ہم کیسے ٹریک پہ لے جائیں چیزوں کو. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو سچویشن اس وقت پیدا ہو گئی ہے صورتحال جس میں ہمیں اپنا فیوچر تھوڑا سا تھوڑا کسی حد تک لوگوں کو مایوس نظر آ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو انڈیویجولی کیسے ٹیکل کرنا چاہیے اپنے اپنے لائف میں؟ آپ اس بات پہ یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں ڈاکٹر صاحب. جی بالکل ایگزیکٹلی کہ جب بھی کوئی اسٹریسفل وہ صورتحال یا وہ سرکمسٹانسز ہوں جس میں انسان کے لیے ذہنی جو دباؤ کا, دیکھیں اب ایز اے نیشن یا ایز اے ہیومنز ان دس ورلڈ کہ اس پوری دنیا کے ہم جتنے بھی انسان ہیں یہ سب متاثر ہوئے کورونا وائرس سے. جو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ سارا طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی باہر کی ویسٹ کی کنٹریز میں دیکھا جائے تو وہاں پر سہولیات ہیں, انفارمیشن اویئرنیس اور یہ ساری چیزیں مینیج ہوتی ہیں. حالانکہ وہاں پر اتنا سکسیسفلی مینیج نہیں ہوئی چیزیں, لیکن اس کے باوجود بھی دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. تو ہمیں اپنی انڈیویجول ایفرٹس پر ہمیں یہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی آتی ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے, اس میں پوری زندگی نہیں رہنا ہوتا. سمپل سی بات ہے, میں جب ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو ٹرکس کے پیچھے میں دیکھتا ہوں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. سمپل سی لوگ سمجھیں کہ کورونا وائرس کا وقت بھی گزر جائے گا, اس نے ہمیشہ نہیں رہنا. ٹھیک ہے, اب شاید پریشانی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا اس نے اتنا لوگوں کو جسمانی طور پر اتنا لوگوں کو کل نہیں کیا جتنا اس نے لوگوں کو مینٹلی پریشان کیا. رائٹ, تو اگر اس کو ایک سینسیبل طریقے کے ساتھ اس انفارمیشن کو ایک پروسیسڈ وے میں اگر طریقے سے سمجھایا جاتا تو شاید لوگوں میں اتنا زیادہ انتشار نہیں پھیلا ہوتا. رائٹ, ابھی بھی کچھ لوگ اکثر ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ واقعی یہ کوئی بیماری وبا ہے یا یہ ایک ایسے ہی کوئی فیک کوئی چیز ہے. تو میں نے کہا ہاں بالکل یہ وبا ہے, یہ کوئی اس طرح کی کوئی ویسٹ جو ہے ڈرامہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایسی کوئی صورتحال نہیں جس طرح پہلے دنیا میں سوائن فلو آیا تھا 1915 میں ایک وبا آئی تھی. رائٹ, تو یہ بھی ایک وبا ہے جس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, اس کے بعد یہ گزر جائے گی. رائٹ, ایک تو اس چیز کا ذہن میں ہمیں اس چیز کا بلیف ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اپنی نیند کو بہتر کریں. ایڈلٹس کی ضروری ہے کہ وہ 8 سے 10 گھنٹے کی نیند پوری کریں منیمم. یس, منیمم سے منیمم ایٹ لیسٹ اگر بہت ہی کریٹیکل سرکمسٹانس میں اس میں بھی 6 گھنٹے کی نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے. رائٹ, اچھا اس کے علاوہ نیند کو بہتر کرنے کے لیے بغیر دوائی کے بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں کہ چائے کا زیادہ استعمال نہ ہو, رات کے کھانے اور سونے کے درمیان میں 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے. رائٹ, سونے سے پہلے آپ نے کسی کے ساتھ جذبات کی ڈسکشن یا اسکرین کا استعمال نہیں کرنا, اس سے آپ کا برین الرٹ ہو جاتا ہے. رائٹ, پھر نیند میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی سچویشن ہے یا کوئی پریشانی, کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے, مسئلے کو حل کر کے پھر سو جائیں. نیند کی تیاری ایسے کریں جس طرح انسان سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. آپ لیٹ کے نیند نہیں آتی آدھے گھنٹے تک تو اٹھ کر کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں, پھر سونے کی کوشش کریں. جگہ ایک ہی ہو جس پر خاموشی ہو, ہلکا اندھیرا ہو, اس کو پریفر کریں, وہاں سونے کی عادت ڈالیں تو اس سے آپ کی نیند بہتر ہوگی. جتنی نیند بہتر ہوگی اتنا ہی آپ کا ذہن فریش ہوگا, آپ اسٹریس کا سامنا کر سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ تھا نیند بہتر کرنے کا. اس کے علاوہ اگر اسٹریس ہوتا ہے, آپ اپنی زندگی میں ایک ایسے انسان کو آئیڈینٹیفائی کریں. رائٹ, جو آپ کو لگے کہ یہ ہاں جب اسے میں اپنی مشکل سناتا ہوں یا سناتی ہوں تو میں اس سے مجھے ریلیکسیشن ہوتی ہے. رائٹ, تو ایک انسان کو آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے پرابلمس کو شیئر کریں. جو دماغ کی کھڑکی ہے وہ منہ ہے, جتنا آپ بولتے ہیں آپ وینٹیلیٹ ہوتے ہیں. رائٹ, ہاں, تو اپنے پرابلمس کو بالکل اپنے ایموشنس کو ڈسکس کریں. رائٹ, کسی ایسے انسان کے ساتھ جو آپ کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کرے, جو مطلب ججمنٹل نہ ہو. رائٹ, آپ کے پرابلمس کو, آپ کی پریشانیوں کو سمجھے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار یہ اسکرین ٹائم کو اسٹریس کے دوران کم کرنا چاہیے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسکرین پر گھنٹوں گھنٹوں تک ان کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ہم ایز اے نیشن کتنا دنیا سے پیچھے ہیں. اب پھر اسکرین پر بھی لگ کر یا اس کے علاوہ بہت سارے اور کچھ بیہیویئر کے حصے کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ان چیزوں کو بھی ہمیں, ان بیہیویئرس کو بھی اپنا ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ ہاں نیند کی بات ہو گئی, اس کے علاوہ پرابلم سالونگ کی بات ہو گئی کہ آپ نے ایموشنس کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کر لیا. باقی یہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت آدھا گھنٹہ نکالیں جس میں ڈیپ بریدنگ کریں, کہ ناک سے آپ نے گہری لمبی سانس لی, 4 سیکنڈ تک آپ نے روک کے رکھا اور منہ سے آپ نے سانس کو نکالا. اس کو کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ.
اور کہتے ہیں کہ اس پر آپ فوکس کریں اپنی سانسوں پر کہ کیسے میری سانس اندر جاتی ہے اور کیسے باہر جاتی ہے، رائٹ. اور جب باہر جا رہی ہے تو ذہن کا جو فوکس ہے وہ سانس پر رکھیں کہ اب یہ پریشانی ہے جو نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، جو سانس کے ذریعے نکل رہی ہے، تو اس پر فوکس رکھیں. اچھا، اس کے علاوہ روٹین ایک جیسی روٹین بنائیں. اپنے آپ کو روٹین میں جتنا سسٹمیٹائز طریقے سے آپ رکھیں گے اس سے بھی اسٹریس کم ہوتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ جتنا فوکسڈ ہو کر کام کریں گے، رائٹ، کہ اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور اگر آج مجھے کوئی کام نہیں ہے اور مجھے کوئی گھر کا ہی کام کرنا ہے کہ تو مجھے فوکسڈ ہو کر وہ کام کرنا چاہیے، رائٹ. اگر میں میز بھی صاف کر رہا ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ کپڑے کا کلر کیا ہے، یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، اور میں کون سا ڈٹرجنٹ یوز کر رہا ہوں. مجھے فوکس کے ساتھ حاضر دماغ ہو کر اس کام کو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میرا ذہن کہیں اور میں ایسے ہی کر رہا ہوں. ایک ریسرچ کی بات کرنا چاہوں گا کہ خواتین جو ڈپریسڈ تھیں ان سے جب شیشے کے برتن دھلوائے گئے تو ان کا اسٹریس کافی کم ہوا، رائٹ. کہ وہ اسٹیل کے برتن، ان کا ذہن کہیں اور تھا اور اسٹیل کے برتن وہ ایسے ہی دھو رہی تھی. لیکن جب شیشے کے برتن دیے گئے تو وہ پھر بڑی کیئرفل تھی کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، اور انہوں نے حاضر دماغی سے ان کو صاف کیا، رائٹ. اس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن. ایک امپورٹنٹ طریقہ ہے اس سے کہ آپ اپنے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں. تو یہ چند اسٹریٹجیز ہیں جو یہ ایڈلٹس کے لیے ہیں، یہ بڑوں کے لیے، جس سے آپ اسٹریس کا سامنا کر سکتے ہیں. ایک اور میڈم آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں میسج کنوے کرنا چاہوں گا لوگوں کو کہ خدا کے واسطے جو نیند کی گولیاں ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جائے. نیند کی گولیوں کا استعمال انفارچونیٹلی ہمارے ڈاکٹرز بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. نیند کی دوائی 2 سے 4 ہفتے استعمال کرنے سے آپ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. 2 سے 4 ہفتے جو استعمال کرتا ہے، چاہے لیگزوٹینل ہو یا ایلپ ہو، الپرازولام کے نام سے آتی ہے، یا اس کے علاوہ ڈورمیکم ہو، یہ وہ دوائیاں ہیں جس سے آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہاں اور ایکٹیویٹیز کریں، پلے ایکٹیویٹیز کریں، ایکسرسائز کریں، لیکن ان دوائیوں کا استعمال نہیں کیا جائے، رائٹ. آپ کے جو بھی سوالات ہوں، اگر کوئی پریشانی ہے، دشواری ہے، آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آج کل بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، آپ آن لائن بہت سارے ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول والے کے پاس چلے گئے اور آپ نے نیند کی دوائی حاصل کر لی. ہم اس پر ابھی کام کر رہے ہیں کہ میڈیکل اسٹورز کو پابند کیا جائے کہ وہ نیند کی دوائی ایسے بغیر پرسکرپشن کے کسی کو نہ دیں. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ اس وقت ہمارے ہاں مطلب ذہنی دباؤ اور تناؤ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کے طور پر جو ہے وہ جا کر نیند کی کہتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عموماً ہم جو ذہنی تناؤ یا دباؤ یا ڈپریشن جو بھی ہے اس کو ہم نیند سے کنیکٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے. لیکن میری آبزرویشن میں ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں، سلیپنگ ٹائم ہے وہ ایکسیڈ کر رہا ہوتا ہے اس لمٹ سے جو ایک اسٹینڈرڈائز یا نارمل لمٹ ہے اس کو. تو کیا ذہنی دباؤ میں صرف یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن میں صرف نیند ہی آپ کی متاثر ہوتی ہے؟ کبھی کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جس میں ایکسیسو نیند ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بہت لیزی ہو جاتے ہیں؟ میں نے کچھ پیشنٹ ایسے بھی دیکھے ہیں جو ڈپریشن میں اور زیادہ سو رہے ہوتے ہیں. تو کچھ ایسا بھی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. دیکھیں، ایک اور میں لوگوں کا تھوڑا سا یہاں پر کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گا. ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو سے لوگ ہر چیز کو نارمل یا اب نارمل میں لینا اسٹارٹ کر دیں. تمام ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگے کہ جو بھی شکایت ہے لمبے عرصے سے چل رہی ہے، آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، کہ اگر میڈم نے بھی ذکر کیا کہ زیادہ کوئی انسان زیادہ سو رہا ہے، رائٹ، تو 1 2 یا 3 دن یا 4 دن یا 1 مہینے کی اگر شکایت ہو اس پر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. چیزوں کو تھوڑا کبھی کبھار وقت دینا چاہیے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کبھی ہم زیادہ سیریس لے لیتے ہیں، ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں اور خواہ ناجائز انویسٹیگیشنز کرائی جاتی ہیں. جہاں پر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر مریضوں کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، ان کے بے شمار پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی علامت لمبے عرصے سے اور آپ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے پھر آپ کنسلٹ ضرور کیجیے گا. یہ ایک امپورٹنٹ پیغام ہے جو اس پلیٹ فارم کی توسط سے میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اس چیز کے بارے میں کافی کانشیس رہنا چاہیے. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایکسیسو، جی آپ کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی شاید. نہیں، جی بتائیے. مطلب میں وہی کہہ رہی تھی کہ ایکسیسو چاہے وہ نیند ہو یا کچھ بھی ہو وہ پھر ہمیں اس ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے اس وقت ہاں، جب ہم الارمنگ یہ کریں. سچویشن. جی، الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈپریشن کی ایک ٹائپ ہے جسے ایٹیپیکل ڈپریشن کہا جاتا ہے. اس میں مریض کو نیند زیادہ آتی ہے.
رائٹ. اب آپ دیکھ لیں کہ ہاں اگر مثال کے طور پہ ہم گھر میں 5 یا 6 بھائی ہیں, اگر ایک کوئی صدمے کی خبر ہمیں سنائی دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2 کی نیند بڑھ جائے تو 3 کی نیند بڑھ بھی سکتی ہے اس میں. تو ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. اگر مثال کے طور پہ میرا اور آپ کا 2 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے ایک ساتھ, تو ضروری نہیں کہ دونوں ایک جتنا پریشان ہو سکتا ہے کہ آپ کم پریشان ہو, میں زیادہ پریشان ہوں. تو انسان کا بھی فرق ہوتا ہے, رائٹ. تو ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے. لیکن جو ڈپریشن کی جو کارڈینل جو علامات ہیں کہ اس میں مسلسل مزاج میں اداسی رہتی ہے, دلچسپی کم ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہو کہ پہلے جن فنکشنز میں, پارٹیز میں, جن کاموں میں انجوائے کرتا تھا, آج کل میری دلچسپی کم ہو گئی ہے, یا آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری انرجی میں کمی آ گئی ہے. یا کچھ لوگ, اس چیز کو میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں میں یہ بھی مسکنسیپشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہڈی کا بخار ہے. تو ناظرین سے یہ عرض ہے کہ ہڈی کا بخار کوئی بخار نہیں ہوتا. بخار وہی ہے جو تھرمامیٹر میں آتا ہے, ایک چیز. دوسرا, ابھی انشاءاللہ اگر کبھی فیوچر میں موقع ملا تو اس پر بھی ہم ڈسکشن ضرور کریں گے کہ اکثر لو بلڈ پریشر کا ینگ بچیوں میں پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں بی پی لو ہو جاتا ہے اور خواہ ان کو کلینکس میں ڈرپس لگائے جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے, جو انسان منہ سے کھا سکتا ہے وہ کبھی ڈرپ نہ لگائے. ڈرپ لگانا قطعی منع ہے وہ مریض جو انٹیک لے سکے, ماں سوائے کچھ کرٹیکل کنڈیشنز کے, کہ اگر پیشنٹ میڈیکل ایمرجنسی میں ہے, آئی سی یو میں ہے, تو وہ اور بات ہے. ادروائز لو بلڈ پریشر کسی کی جان نہیں لیتا. یہ بھی لوگ کلیئر اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے معلومات ہمیں بتائیں کہ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو پورا سیشن تھا, مطلب اس میں مجھے تھوڑا سا یہ ایک تاثر, یا میں اگر سمجھ پائی ہوں تو یہ کہ ہمارا جو مینٹل اسٹیٹ ہے یا ہماری جو دماغی حالت ہے, اس کا تعلق ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے, کنیکشن ہے. یس. تو یعنی اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ اگر کوئی ڈپریسڈ یا کوئی شخص ہے یا کوئی بچہ ہے, تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز منیمائز ہو جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں. اگر وہ یعنی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی فزیکل یا سوشل, یعنی اس میں ہم ان کو دونوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ فزیکلی بھی اپنی لمیٹڈ کر دیتا ہے ایکٹیویٹیز کو, اور وہ سوشلی بھی آئسولیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر جب وہ ان دونوں چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر واپس اس کو لانے کے لیے ایک تو میں اس کا میڈیسن جس میں آپ نے بتایا ہے کہ, اور اس کے علاوہ کیا ایسی چیز ہے کہ ہم اس شخص کو آمادہ کریں یا اس بچے کو آمادہ کریں ان چیزوں کے لیے کہ وہ تھوڑا سوشلی انٹریکٹیو ہو جائے اور تھوڑا فزیکلی ایکٹیو ہو جائے. یس, یہ ایک اچھا سوال ہے کہ بیسکلی آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اسٹریس کو بچوں میں کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں کہ ذہنی علامت زیادہ ہوتی ہیں یا فزیکل ان میں علامات زیادہ ہوتی ہیں. جی بالکل, وہ کس طرح سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس اسٹریس کی مینیفیسٹیشن بچوں میں یہ ہوتی ہے, جو ابھی جو نیو کتاب آئی ہے DSM-5, بلکہ 2013 میں لانچ ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جیسے بڑے اداس ہوتے ہیں, جس طرح بڑوں کا اداس ہو جاتا ہے, جس طرح وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, تو بچوں میں اریٹیبلٹی, چڑچڑاپن بڑا کامن ہے. جب بھی کوئی اگر ایموشنل پرابلم ہو تو بچوں میں چڑچڑاپن بڑا کامن ہے. یا اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا اسکول جانے کا دل نہیں کرتا, یا وہ ہوم ورک جو کر رہا ہے اب وہ اتنا فوکس طریقے سے نہیں کر رہا ہے, وہ چیزوں کو بھول رہا ہے, اس کو لکھنے میں دشواری ہو رہی ہے, اور وہ اب تھوڑا سا تنگ ہے, بیزار ہے, اور وہ چڑچڑے پن کا شکار ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اسٹریس کی آپ بچوں میں پک کر سکتے ہیں. کہ میرا بچہ پہلے تو بڑی خوشی کے ساتھ کام کرتا تھا, ہر چیز کو فوراً سے کر لیتا تھا, لیکن آج کل وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے, رائٹ. اگر آپ پوچھیں بیٹا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ ابھی تک ہم ایموشنز کو اپنی سوسائٹی میں احساسات, جذبات کو اتنا ڈسکس نہیں کرتے. ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے یا سر میں. 50% بچوں کے جو پیٹ کا درد ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی ذہنی اسٹریس کے ساتھ ہے. جو صحت مند ادروائز جو ہیلدی بچے ہیں, کہ اسکول جانے سے پہلے ہی یہ بچہ ہمیشہ اسکول سے پہلے کہتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے, ادروائز وہ ٹھیک ہوتا ہے, رائٹ. تو آپ دیکھیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کسی قسم کا اس کے لیے کوئی پریشانی تو نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اسٹریس کی مینیفیسٹیشن جو بچوں میں آپ پک کر سکتے ہیں. جی, اسی طرح سے بات ہو رہی ہے کہ بچے اپنے جو ڈپریشن ہے اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کے جو جیسچرز ہیں یا ان کی جو باڈی لینگویج ہے یا ایون ان کے رونے سے بھی ہم پتہ چلا لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈپریسو ہیں. بعض بچے جو ہے وہ اسکول جانے میں بڑا ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس کو مطلب ایک سرٹن ٹائم تک ان کو مطلب بہت فورسفلی اسکول بھیجنا پڑتا ہے. تو آپ اس موقع پہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ فورسفلی کسی بچے کو اسکول بھیجنا ٹھیک ہے, یا پھر ہمیں اس چیز کے لیے
कोई स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए अगर बच्चा कोई मुसलसल स्कूल जाने से मना कर रहा है, क्योंकि अमूमन हम ये समझ रहे होते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि वो पेट दर्द का बहाना कर रहा होता है, लेकिन यकीनन उसके पीछे वो जो है कोई ना कोई वजह हो रही होती है कि अगर वो बहाने बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। तो इस आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को मतलब रजामंदी के साथ या जबरदस्ती स्कूल भेजने के लिए वालिदैन को किस तरह करना चाहिए? जी अच्छा, सिचुएशन दरअसल ये है कि जो 3 साल का बच्चा है, राइट, कहते ये कि जो प्री स्कूल पीरियड है कि 3 साल के बच्चे को आइडियली स्कूल में एडमिट करना चाहिए अगर वो हेल्दी है, ज़हनी तौर पर भी ठीक है और जिस्मानी तौर पर भी ठीक है। कहा यह जाता है कि बच्चों को स्टार्ट में घबराहट होती है जब वो स्कूल को ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो वो रेजिस्ट करते हैं, वो रिलक्टेंट होते हैं स्कूल जाने में। तो उसकी जो स्ट्रेटजी है कि पेरेंट को खुद मिलकर बच्चे के साथ स्कूल चले जाना चाहिए, कि एक दिन थोड़ा सा स्टाफ रूम में रहे, दूसरे दिन टीचर के साथ पेरेंट की मौजूदगी में फेमिलियरिटी हो, तीसरे दिन में पेरेंट खुद जाकर बच्चे को स्कूल तक क्लास रूम तक पहुंचाएं। इस तरीके से आप इनिशिएशन में बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाएं, राइट। अगर इसके अलावा भी आपको लगे कि ये अगर इस मामले से ये चीज़ें ये वक्त गुजर गया, अब आप देखते हैं कि बच्चा 8 साल की एज में या 9 साल की एज में और वो स्कूल से रिलक्टेंट है, नहीं जा रहा, तो फिर आप ज़रूर डिस्कस करें, स्कूल में रब्ता कीजिए, पूछिए कि बच्चे के साथ स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई तंग तो नहीं कर रहा, बुरे नाम से तो नहीं पुकार रहा, या कोई जिस्मानी या फिजिकल तौर पर हरासा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस तरह की चीज़ें भी हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन है, तो उसको देखना चाहिए, बजाय इसके कि फोर्स किया जाए बच्चे को कि या फिजिकल एग्रेशन का इस्तेमाल किया जाए। इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए कि थप्पड़ मारने से या मारने पीटने से बच्चों में इंतकामी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को अपने जहन में याद रखिए। दुनिया में भी कहीं पर प्रॉब्लम होते हैं तो पहले मुज़ाकरात किए जाते हैं, जंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, राइट। तो देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, ज़बरदस्ती ना करें, जितनी भी ज़बरदस्ती करें, जिसने नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, राइट। आपके सामने पिक्चर ठीक होगी लेकिन पसे पर्दा वो चीज़ आपके मिजाज के मुतालिक नहीं हो रही होगी। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप अपने कंट्रोल से नहीं चला सकते, इंसान की ख्वाहिश है कि उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो और वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाए, तो ऐसे इस दुनिया में होना मुमकिन नहीं है। जी साहब, डॉक्टर साहब इसी हवाले से ये सूरत हाल अभी कुछ पेरेंट्स के सामने है कि अब जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि बड़ों के अंदर तो चीज़ें वो, लेकिन बच्चे आजकल जिस एग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं, यानी बच्चों के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है और वो जिस तरह से ये चीज़ों को फेंक देते हैं, और क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगे हैं चीज़ों के हवाले से बच्चे। तो जो एक्सट्रीम लेवल पे जो एग्रेशन या एग्रेसिव बच्चे की जो हो चुकी है, आदत हो चुकी है, यानी अब वो इजहार के लिए वही तरीका अपना रहे हैं जो कि सही नहीं है, या शायद अपने किसी फैमिली में किसी ने किसी को देखा है उन्होंने ऐसा, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी डिप्रेशन है या कोई ऐसी दिमागी सूरत हाल है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। क्योंकि आजकल मैंने जितने भी वालिदैन हैं उनको यही शिकायत करते सुना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से में जो है वो उसका इजहार भी थोड़ा रॉन्ग वे में करते हैं। तो इस हवाले से आप बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे बिल्कुल ये कंसर्न पहले भी रहा है लोगों का, आजकल भी रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है कि बड़ों के और बच्चों के बीच में कुछ टाइम ड्यूरेशन का फासला होता है। मिसाल के तौर पर जब मैं 10 साल का था या 20 साल का था, जो मैं उस वक्त सोच रहा था, अब मैं उम्र के इस हिस्से पर नहीं सोच रहा, राइट। तो हाँ, कभी कभार पेरेंट्स या बड़े आइडियलाइज करते हैं कि बच्चे उनके हिसाब से चलें, उनकी थॉट्स के हिसाब से चलें। आप ये इस चीज़ को समझिए कि वो एक नई जनरेशन है, वो नए आइडियाज़ के साथ है, उनका दौर और है, राइट। आपको उस दौर को, उन आइडियाज़ को समझना चाहिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, राइट। पेरेंटिंग पर अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से 12-13 घंटे भी गुजर जाएंगे, हमें टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन लोग की शिकायत कर रहे होते हैं, तो एक मिस्टेक जो खुद भी की जाती है कि पेरेंट्स भी बच्चों को सुनते नहीं हैं, राइट। कि हाँ, के तरीका कार पेरेंट्स का यही होता है, जिस तरह कि वो उनकी नज़र वो होती है, जिस तरह एक छोटी सी बात है, मैं थोड़ी मुस्कुराहट के साथ करना चाहूँगा, जिस तरह पुलिस वालों का रवैया होता है लोगों के साथ, राइट। बताओ क्या मसला है तुम्हारा, हाँ क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, किसने मारा है, राइट। ये जब तरीका होगा तो बच्चा प्रॉब्लम नहीं बताएगा, वो खुद घबरा जाता है। उसको पता है कि अगर मैंने ये बताया कि मुझे स्कूल में कोई तंग कर रहा है तो मेरे फादर या मदर मुझ पर स्टार्ट हो जाएंगे, दे विल से समथिंग रॉन्ग इन टू मी, कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ होगा ऐसे, राइट। तो पहले तो ये है कि
आइडियली स्पीकिंग साइंटिफिकली कि डेली 20 मिनट अपने बच्चे को सुनिए ज़रूर, सुने ज़रूर, यस। फिर मैं वही कहूँगा कि लिसनिंग, एक अच्छे लिसनर की क्वालिटी अपनाइए, लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनिए, अपने लाइफ पार्टनर को, जैसे हम कहते हैं ना कि मसाइल को सुनिए, तो बच्चों के प्रॉब्लम्स को भी सुनिए, उससे बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, हाँ, पेरेंटिंग पर भी मैडम मैं चाहूँगा कि हम लोगों के लिए एक अलग से सेशन रखें, क्योंकि इसमें पेरेंटिंग हम कवर नहीं कर सकेंगे, ये एक बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल। जैसे मैंने पिछले दिनों एक वेबिनार में सुना था कि अगर एक बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार है या एग्रेशन का शिकार है, तो दरअसल ये आइसबर्ग है एक, कि उसकी सिर्फ टिप आपको नजर आ रही है, अंदर उसकी जो सिचुएशन है वो आप तस्वर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी ये जो मामूली सा एग्रेशन है, ये दरअसल अपने अंदर एक पूरा आइसबर्ग समोए हुए है एक तरह से। तो आप इससे यकीनन हाँ, इत्तेफाक एग्जैक्टली। करेंगे। कभी, हाँ, बिल्कुल, कभी हो सकता है कि कोई छोटी चीज़ हो, राइट? कभी हो सकता है कोई बड़ी चीज़ हो, तो ये डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार है, तो उसके नीचे कोई बहुत बड़ा रीज़न है। कभी कोई छोटी बात भी हो सकती है, या कभी हो सकता है कि उसको तवज्जो इतनी वालिदैन से नहीं मिल रही, तवज्जो हासिल करने के लिए वो चिड़चिड़ेपन का। तो सिंपल अल्फाज में नाज़रीन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आधे घंटा या 20 मिनट तक सुनने की आदत डालिए, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, कि बिल्कुल, वो जब आप क्योंकि सुनेंगे तो बच्चे को यकीन जी, होगा। और दूसरी बिल्कुल। बात कि नॉन जी जजमेंटल, डॉक्टर जी। साहब। जी, बोले आप प्लीज़, मैं समझी आपने बात खत्म कर दी। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि शो का टाइम इस सेशन का कब तक है, ताकि उस हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, फिर हम जो है वो क्वेश्चंस लेंगे अभी, ठीक है। तो अभी कुछ हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक 10 है। मिनट हमारे पास, जिसमें एक हुमा वाहिद है, उन्होंने सवाल किया है कि जो है मेरे लिए बतौर पेरेंट ये बड़ा मुश्किल है कि मैं बच्चों को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में बहुत लंबे अरसे के लिए इन्वॉल्व करूं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए इंगेज हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो फौरन उससे दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, और उसके बाद यानी वो जल्दी उस दिल एक एक्टिविटी को बहुत लंबे अरसे तक नहीं चला पा रहे। तो इसकी क्या कोई खास वजह है, वो पूछना चाह रही कि मैं इसको कैसे टैकल ये एक करूं। अच्छा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अगर मिजाज की बात की जाए, जिस तरह कहते हैं ना कि हर इंसान का डीएनए चेंज होता है, राइट? जी जी कि जी। हाँ, कि इसी तरह हर इंसान का मिजाज चेंज होता है, ठीक राइट? होता अब है। एक को, हाँ, कि अगर एक चीज़ को मैं क्रिएटिव समझ रहा हूँ, राइट? अब ज़रूरी है कि मेरा बच्चा भी उसको क्रिएटिव समझे। अगर एक चीज़ करने में मुझे मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे बच्चे को भी मज़ा आए। तो ये ठीक है। ज़रूरी नहीं है, समझना चाहिए कि बच्चे का मिजाज क्या है, वो चाहता क्या है, राइट? अच्छा। और दूसरी ठीक है। बात, क्रिएटिविटी की अगर उम्र की बात करें, ठीक है, अच्छी बात है कि आप इनकरेज करें प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन जो असल क्रिएटिविटी का मामला, जो एज होती है, वो अराउंड 35-30 के बाद ही स्टार्ट होती है। इस अच्छा। मैं मना नहीं कर रहा, बच्चों को जी। बिल्कुल इनकरेज करें, लेकिन ज़बरदस्ती ना की जाए, राइट? अब अच्छा। मुझे एक नेकी का काम करना पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि वो नेकी का काम मैं अपने बच्चों से भी करवाऊँ। हो सकता है कि अच्छा। वो उनके मिजाज के अगेंस्ट हो। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी तो जी, बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि आपके ठीक बच्चे है। का मिजाज क्या है, वो चाहता क्या है। इसी ठीक पर मैं है। कहना चाहूँगा कि अब मिसाल के तौर पर अगर एक मैं प्रोफ़ेशन से इंस्पायर हूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं किस प्रोफ़ेशन की बात करूँ? पुलिस से इंस्पायर हूँ, और मैं अपने बच्चे को ज़बरदस्ती मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ पुलिस में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर मेरा दिल रखने के लिए हो सकता है वो पुलिस में चला जाए, लेकिन आगे हो सकता है कि उसकी परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। अच्छा। ठीक है? ठीक है। तो हाँ, आइडेंटिफ़ाई करें कि मिज़ाज क्या है, वक़्त के साथ-साथ चीज़ों का पता चलता है। अच्छा, ठीक है, जी। ज़बरदस्त। आपने बड़ा हुमा वाहिद को अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बच्चे अगर वो उस एंगेज नहीं हो रहे, तो उसके पीछे कोई रीज़न है, शायद वो उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है। और जैसे आपने कहा कि मोटिव या उनको आमादगी के साथ, यानी जिस चीज़ के लिए वो आमादा हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्टिव हो, समटाइम्स वो सिर्फ फन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और एंजॉयमेंट के लिए भी कर हाँ। रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। जी, डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैंने ये हुमा से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक और सेशन रखेंगे पेरेंटिंग पर, कि वेज़ ऑफ पेरेंटिंग, के वालिदैन को किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए, बच्चों को कैसे वो आइडेंटिफ़ाई करें और उनकी विश को कैसे समझें, और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, उस पर मैं चाहूँगा एक सेपरेट सेशन हो, तब लोगों के कॉन्सेप्ट हम थोड़े बहुत क्लियर कर सकेंगे। बिल्कुल। तो सर, ये तालीम बॉक्स से एक सवाल आया है कि घर में अगर वालिद या वालदा में से किसी एक की तबीयत ज़्यादा गुस्से वाली हो, तो उस गुस्से वाली तबीयत का असर बच्चे पर किस तरह होता है, और फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
بالکل. دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے, بڑا سنجیدہ قسم کا سوال ہے. یہ بات بالکل پروون ہے کہ جو والدین خود ایگریشن کا شکار ہوتے ہیں, وہ جو ایگریشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے بچوں پر ڈیولپمنٹ کی ایج میں جب برین ان کا گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اثر پڑتا ہے کہ ایک خاص قسم کا نیورو کیمیکل ہے جسے ہم ایپینیفرین نور ایپینیفرین کہتے ہیں. یہ کیمیکل دماغ سے اس وقت ریلیز ہوتا ہے جب انسان کو کوئی تھریٹ آتا ہے. مثال کے طور پہ جہاں میں بیٹھا ہوں, اب اگر کوئی شیر آ جاتا ہے تو میرا دل فوراً سے دھڑکنا اسٹارٹ ہوگا, میرا برین سگنل دے گا کہ خطرہ ہے, رائٹ. تو اسی طرح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اگر دیکھیں کہ والدین میں سے کوئی خود غصے کا اظہار کر رہے ہیں یا مار پیٹ کر رہے ہیں, تو بچہ اسی طرح خوفزدہ ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نیورو کیمیکل ہے جس کو ایک خاص وقت میں نکلنا چاہیے, وہ اکثر و بیشتر ریلیز ہوتا رہتا ہے, اور بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگے گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے. یہ اس کے کنسیکوینسز ہیں والدین کی. یس, تو اس کا رزلٹ اس طریقے سے آ سکتا ہے, اور وہ بچے فوراً سے اسٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں جو انوائرمنٹ میں نیگیٹو انرجی دیکھتے ہوں. جو انوائرمنٹ میں, اب مثال کے طور پہ میں ایک بچہ ہوں اور میرے پیرنٹس کی آپس میں نہیں بنتی, تو اس کا مطلب دیر از اے کائنڈ آف نیگیٹو انرجی ان بٹوین دیم. تو اس کی وجہ سے میں بھی ریلیکس نہیں رہ سکوں گا اس انوائرمنٹ میں. ٹھیک ہے, تو اب کیونکہ پوچھا ہے انہوں نے کہ اس صورتحال کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں یا سائنس کی بات کریں یا ایون کورونا وائرس کی آپ مثال لے لیں نا, تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کنٹرول کرنا جن کو مشکل ہوتا ہے, رائٹ. ایک انسان کو چینج کرنا بہت مشکل سی بات ہے. اب ہاں بالکل, اگر اس میں سے کوئی پیرنٹ, آئیڈیلی اکثر ایسے ہوتا نہیں, لیکن اگر پیرنٹ ایگری کرے تو ان کی آپس میں انٹرپرسنل تھراپی کرائی جا سکتی ہے, جو سائیکولوجسٹ کرتے ہیں بات چیت کے ذریعے, رائٹ. تو انٹرپرسنل تھراپی سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا, لیکن اس سے پہلے کنسنٹ لینا, اجازت لینی ضروری ہوتی ہے. اگر وہ پیرنٹ ایگری کیوں نہیں کرتے, کیونکہ غصہ اور بہت ساری چیزیں رویے کی ایسی ہوتی ہیں جو لاشعوری طور پر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, کہ پیرنٹ کو پتہ ہی نہیں, لاشعوری طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رویوں کا نہیں پتہ چلتا. پیرنٹ کو خود نہیں پتا کہ وہ غصہ کر رہا ہے اور بچہ اس سے خوفزدہ ہو رہا ہے, رائٹ. تو ہاں, تو اسی لیے اس اویئرنیس کو ہم بڑھا رہے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو اینالائز کریں, اپنے اندر جانیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی سوچ کو, اپنے رویے کو ایگزیبٹ کر رہے ہیں, اور اس سے بچوں پر کیا فرق پڑ رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی تفصیل سے ان کے سوال کا جواب دیا. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور صرف جو ہے وہ کمنٹس آ رہے ہیں, کوشچن, تو مجھے لگتا ہے ہم اپنے اس سیشن کو یہاں پر جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں وانگ کے پلیٹ فارم سے اور ذاتی طور پہ آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ٹائم دیا اور لوگوں کے جو اہم ایشوز ہیں ان پر بات کی. اور آج کا سیشن لوگوں کے لیے یقیناً بہت زیادہ جو ہے وہ حوصلہ افزا اور ان کے سوالوں کے جوابات کے لحاظ سے بہت اچھا رہا. تو ڈاکٹر صاحب, امید ہے کہ آپ کے ساتھ آئندہ بھی اس طرح کے سیشن رہیں گے جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے بھرپور فائدے مند ہوں گے. تھینک یو سو مچ, اور ویورز آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.